नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है आपके महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, जो कि एक और नया अपडेट यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपके महाराष्ट्र में फाइन आर्ट, जो आपका फाइन आर्ट का बैचलर का कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जो कि आपके 9 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब आप 9 मार्च से अपने इस फॉर्म को भर सकेंगे इस कोर्स के लिए। इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल जो है इसके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर है, जिसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि आपका ये कोर्स कितने टाइम में होने वाला है, क्या इसका सिलेबस होगा इस एग्ज़ाम का, जो कि आपको इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आपके महाराष्ट्र के ही सारे सेंटर के अंदर होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नोटिस भी आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ, जैसे कि वो ये नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है MAH CET 2023, यानी कि ये आपके महाराष्ट्र के अंदर जो भी आपका फाइन आर्ट से रिलेटेड जो कोर्स है उसके लिए एडमिशन होने वाला है इसके अंदर। दोस्तों इस के लिए जो नोटिस है उसमें ये बताया गया है, जैसे कि मुंबई फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 से 2024 में विल बी हेल्ड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर विद इन महाराष्ट्र स्टेट। मतलब कि इसके जो एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा वो आपके महाराष्ट्र के अंदर अंदर ही होने वाला है, यानी कि इस एग्ज़ाम को जो भी स्टूडेंट देगा उसको सेंटर के लिए महाराष्ट्र में ही जाना पड़ेगा। अगर वो किसी दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो सेंटर है वो महाराष्ट्र के अंदर ही होने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 9 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, यानी कि आप 10 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास 10 दिन का टाइम है। साथ में पेमेंट जो आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट करनी है उसके लिए भी लास्ट डेट इन्होंने 18 मार्च की रखी है 2023 में। और इसमें यह भी बोला गया है नोटिस के अंदर, जैसे कि अगर जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितने मार्क्स आपके काटे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कितने और क्या क्या जो है आपके सब्जेक्ट इस पेपर के अंदर आएंगे। और खासकर इसमें एलिजिबिलिटी बहुत मेन है कि आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कौन इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता। और नेक्स्ट इसी तरीके से बताऊँ, अगर आपको कास्ट बेनिफिट कि जैसे कि कोई कैंडिडेट SC है ST है तो क्या उसको फीस रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर दो तरह की फ़ीस है, एक तो ओपन कैटेगरी के लिए फॉर्म की फ़ीस अलग है और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए फॉर्म की फ़ीस अलग है। तो इसमें आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे जो है अलग अलग फ़ीस जो है किसको कितनी फ़ीस पे करनी है, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेन बात एक और है स्क्राइब के लिए, कि स्क्राइब किस किस को अलाउड किया जाएगा पेपर देने के टाइम पे, कि कौन कौन जो है वो जो स्क्राइब की फैसिलिटी है वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर PWD कैंडिडेट जो है उसको अलाउड किया जाएगा स्क्राइब की फैसिलिटी, कुछ कैंडिडेट को ही स्क्राइब की फैसिलिटी अलाउड की जाती है। उसके लिए नीचे टेबल होगी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है PWD कैंडिडेट को पेपर देने के लिए। आपको पर आवर यानी कि हर 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है। और आपका जो इसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा इस फाइन आर्ट के कोर्स के एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए आपका कौन कौन से दिन क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, किस टाइम से किस टाइम तक प्रैक्टिकल होगा, और आपका जो सेंटर का जो गेट है वो किस टाइम तक बंद हो जाएगा, वो भी मैं आपको एक इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र का नोटिस खोल लिया है, जिसके अंदर साफ साफ ये बताया हुआ है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है MAH CET 2023 फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ 4 ईयर फुल टाइम डिग्री कोर्स इन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। मतलब कि आपके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA कोर्स के लिए एडमिशन होने वाला है 23-24 के अंदर। इससे आप इस कोर्स के लिए अपने जो महाराष्ट्र के कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एफिलिएटेड हैं, उनके अंदर आप एडमिशन इसमें ले पाएंगे। ये आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन स्केड्यूल, इसके अंदर इंडेक्स के अंदर सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्जामिनेशन स्केड्यूल क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था वो, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या रहेगा, सारा कुछ जो है मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पे बता दूँ मैं आपको इंफॉर्मेटन इंफॉर्मेशन फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 मार्च तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे, और जो इसकी फ़ीस रहेगी वो भी आप 18 मार्च तक ही लास्ट भर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए ना ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना ही आप इसकी कोई पेमेंट आगे कर सकते। देखिए इसमें क्या है कि डेट ऑफ MAH CET 2023 की एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रैक्टिकल, डिज़ाइन प्रैक्टिकल, मेमोरी ड्राइंग प्रैक्टिकल, जनरल नॉलेज, ये आपके 4 पेपर होने वाले हैं। और
इसमें आपको मेन बात बता दूँ, सेंटर जो है एग्ज़ाम का वो आपको एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा कि कब कौन सा आपका जो है सेंटर है। हालांकि आपके महाराष्ट्र के अंदर ही एग्ज़ाम होंगे, सेंटर सारे महाराष्ट्र में ही होने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको बता दो, पेपर 1 जो है आपका डिज़ाइन प्रैक्टिकल, जो आपका 1.5 आवर का होगा, जो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 9:30 बजे यानी कि 9:30 पे आपको पहुंच जाना है। गेट जो है आपका 9:40 पर सुबह के क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपको लास्ट अगर एंट्री अगर एग्ज़ाम हॉल में देंगे वो लोग, तो वो 9:40 लास्ट आपको देंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के हॉल में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। और एक मेन बात ये बता दूँ, आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो 10 बजे से सुबह के चालू होगा और 11:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये आपके डिज़ाइन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। यहाँ पे एक बात ये भी बोलेगी, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड आफ्टर 10 AM अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, कैंडिडेट शुड एंटर इनटू एग्जामिनेशन हॉल एट 9:45 AM। मतलब ये बोला है कि लास्ट टू लास्ट अगर आपको एंट्री देंगे तो 9:45 AM तक देंगे, उसके ऊपर एग्जाम में एंट्री नहीं देने वाले। यानी कि आपका 10 बजे जो है आपका एग्ज़ाम फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 11:30 बजे तक ये आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सबमिट आंसर शीट ऑफ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ ये आपका आंसर शीट यानी कि ये आपका OMR शीट पर एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन के MCQ में। उसमें आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसको आपको डार्क पेन से जो है डार्क कर देना होगा उसको, पूरे उस ऑप्शन को, जिससे उसको फिल करना होगा उस सर्कल को। और उसके बाद जैसे ही ये वाला फर्स्ट पेपर का आंसर शीट आप सबमिट कर देंगे, आप नेक्स्ट पेपर 2 के लिए भी आप चाहे तो कैंडिडेट अपना पेपर 2 शुरू कर सकता है पहले भी, नहीं तो जो है पेपर 2 आपका टाइम के हिसाब से जो है 1 घंटे का होगा, जो कि 12 बजे से 1 बजे तक होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका 11:50 पर लास्ट टाइम है गेट क्लोज होने का। अब देखिए ये वाला एग्ज़ाम आपका 12 से 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, पेपर 2 का जो आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रैक्टिकल का होगा। जैसा कि डिज़ाइन प्रैक्टिकल पेपर 1 होगा, पेपर 2 ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट पेपर 3 जो आपका होगा वो होगा मेमोरी ड्राइंग प्रैक्टिकल। ये आपका 1.5 घंटे का ये वाला पेपर भी होगा, ये भी OMR शीट पर ही होगा। और ये आपका पेपर जो है 2 से 3:30 बजे तक दोपहर में होने वाला है। जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो आपका पेपर 4 होगा, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप थ्योरी के बेस पर होने वाला है। ये आपका जो है 4 PM से 5 PM 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट में इसी तरीके से ये टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये टेबल में साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पेपर जो है किस किस टाइम पे होने वाला है। जैसा कि आपको बताया मैंने उस तरीके से पेपर होंगे। अब देखिए मार्क्स का मैं बता दूं तो पेपर 1 50 मार्क्स का होगा, पेपर 2 और 3 सेम 50 मार्क्स के होंगे। पेपर 4 जो आपका जनरल नॉलेज का है वो 40 मार्क्स का जो है होने वाला है। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र के सेंटर के अंदर ही होगा। स्केड्यूल एंड टेस्ट डिज़ाइन, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, विल कंसिस्ट ऑफ 3 प्रैक्टिकल पेपर, ईच पेपर इज 50 मार्क्स एंड 1 ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी पेपर विच इज़ 40 मार्क्स। यानी कि आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर है यानी कि पेपर 4 वो आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी कि उसके अंदर हर क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 1 मिलने वाला है। देखिए डिज़ाइन प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपको एक एक डिज़ाइन प्रैक्टिकल और ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रैक्टिकल और साथ में मेमोरी ड्राइंग प्रैक्टिकल, इन तीनों में प्रैक्टिकलों में एक एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो एक अकेला क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का होगा। देयर इज़ नो चॉइस अमॉन्ग द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस हैव टू आंसर। मतलब कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो सारे आपको आंसर उनके देने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं होगा आपके पास पेपर के दौरान। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट डिग्री कोर्सेज, इट इज़ मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर ऑल पेपर्स। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेना है इस कोर्स के लिए, तो उसको जो है उस इस डिग्री कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेना है उसे, तो उसको कैंडिडेट को सारे पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, सारे एग्जाम्स जो है इसको चारों पेपर के देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद सेपरेट OMR शीट विद क्वेश्चन पेपर फॉर जनरल नॉलेज। जैसे कि आपको बताएं कि क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सबको हर स्टूडेंट को अलग अलग OMR शीट दी जाएगी आपके पेपर को करने के लिए। एट द एंड ऑफ पेपर कैंडिडेट विल हैंड ओवर द OMR शीट टू द इनविजिलेटर। मतलब जो भी आपका एग्जाम ले रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसको आपको ये OMR शीट बाद में सबमिट करनी है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मार्क द करेक्ट आंसर बाय ब्लैंकनिंग द करस्पॉन्डिंग सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया OMR शीट जैसे आप और एग्जाम भी देते हैं सेम उसी तरीके से होगा।
चेंजिंग एन आंसर इज नॉट अलाउड। जैसे कि आपको बता दूं, आपने ओएमआर शीट के अंदर अगर उस टाइम पे जिस ऑप्शन पे आपने सर्कल कर दिया है तो वहाँ पे कोई फ्लूइड आपको अलाउड नहीं होगा, कोई वाइटनर ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होने वाला है। आपने जिसको एक बार टिक कर दिया है वही आपका जो है फाइनल आंसर माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सिलेबस ऑफ एग्जाम। सिलेबी ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट विल बी सेम एज प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर का आप उठा के देख सकते हैं डेटा, जो पिछली साल आपका 2022 में एग्जाम हुआ था सेम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के कोर्स के लिए महाराष्ट्र के अंदर 2023 में, वही आपका सेम कोर्स जो है दोबारा यहाँ पे 23 के अंदर भी रहने वाला है आपका, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए। Time and duration of examination, there will be 4 paper. A schedule of examination is given in the information brochure. Language of question paper, the medium of question paper shall be इंग्लिश फॉर ऑल पेपर। मतलब सारा पेपर जो आपका एग्जाम आएगा वो इंग्लिश के अंदर ही आएगा, दूसरा किसी लैंग्वेज में पेपर नहीं आने वाला। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड एट वेरियस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, ये बार बार जो है सेम चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मेन जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी है फॉर फर्स्ट ईयर विजुअल आर्ट कोर्सेज, फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट। ऑल द कैंडिडेट पास्ड अपीयर एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन HSC, यानी कि आपके 12th का जो क्लास का जो बोर्ड होता है उससे आपने जो है अपना क्लास 12th पास होने चाहिए आप, या फिर आप अपीयर हैं। मतलब कि अगर आप 2023 के अंदर अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप 22 में दे चुके हैं, यानी कि पिछली सालों में किसी में भी अगर वो एग्ज़ाम आप दे चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसमें अपीयर हो सकते हैं। मिनिमम आपको बोला गया है 45% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी कि जो आपके SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनके 40% मार्क्स होने चाहिए। एंड हैविंग इंडियन नेशनैलिटी, यानी कि वो जो है इंडियन नेशनल से होने चाहिए। आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग ऑफ MAHAACCET 2023। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एडमिशन, मतलब यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट 35 ईयर का है, 40 ईयर का है, 30 ईयर का है, 25 और 20 ऐसी ईयर का है तो वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए बता दूं, यहाँ पे कैंडिडेट के हिसाब से मैं अलग अलग कैटेगरी में मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट महाराष्ट्र का है तो उसको भी यहाँ पे 5 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, जैसे कि टाइप ए से लेकर ई तक, टाइप A B C D E। अब टाइप ए में वो कैंडिडेट आ रहा है जिसने अभी अपना SSC और HSC यानी कि अपना 10th और 12th दोनों ही अपना महाराष्ट्र स्टेट से पास किया है, या फिर वो जो है महाराष्ट्र में ही उसका जो है बर्थ हुआ है, यानी कि वहीं का वो जो है उसका जन्म हुआ है, तो वो टाइप ए में आएगा। इसी तरीके से टाइप बी में वो कैंडिडेट आएंगे बट whose father और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मदर या फादर, उस कैंडिडेट के मदर या फादर का जन्म जो है महाराष्ट्र का होना चाहिए, और उसके लिए उनके पास एक प्रूफ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो वो टाइप बी में आएंगे। टाइप सी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके माता या पिता में से कोई भी एक जना, अगर एक जना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो जो है टाइप सी में आएंगे, तो उनको टाइप सी सिलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से टाइप डी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके माता या पिता में से कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो टाइप डी में आएंगे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से टाइप ई में वो कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने अपना SSC और HSC यानी कि 10th और 12th अपना किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज से करा हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कॉलेज अगर उस एरिया में आ रहा है जो कि आपके महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर एरिया है, तो और उसकी जो लैंग्वेज है यानी कि उसकी जो मातृभाषा है वो मराठी है, तो वो टाइप ई में आएगा। अब छठी कैटेगरी यहाँ पे आती है ऑल इंडिया कैंडिडेट। ये वो हैं जो कि महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट से अप्लाई करें। सपोज मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली, पंजाब, इन स्टेट से अप्लाई कर रहा है, दूसरे किसी स्टेट से जो कि महाराष्ट्र नहीं है, तो वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आएगा। माइनॉरिटी कैंडिडेट अलग हैं, वो आपके 7th नंबर ऑफ कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन विजुअल आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि BFA जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसके लिए एलिजिबिलिटी अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट की बात करें तो सेम है, 45% उसको जो है मार्क्स लाने अपने क्लास 12 के अंदर। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं बोला गया है, कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है वो कैंडिडेट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे 40% मार्क्स लाने होंगे उस कैंडिडेट को जो कि आपका बैकवर्ड क्लास से आ रहा हो, यानी कि OBC से आ रहा हो, आपका EWS से आ रहा हो, इन सारे PWD, इन सारी कैटेगरी से जो आ रहा है, लेकिन वो महाराष्ट्र से होना चाहिए, तब उसके 40% मार्क्स जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे। ऑल इंडिया
कैंडिडेट की बात करूँ तो उनको भी सेम जो है 40% 45% मार्क्स जो है लाने हैं अपने क्लास ट्वेल्थ के, अपने मार्क्स के अंदर, क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। देखिए प्रोसेस कैसे होगा आपका, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस ऐसे रहेगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है, और फिर अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना फॉर्मेट कैसे चेंज करना होता है, आपके इमेज का, आपके आपकी इमेज को कैसे फॉर्मेट देना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने इमेज में पीडीएफ से जेपीजी या जेपीजी से जेपीईजी और ऐसे करके फॉर्मेट अगर आपको चेंज करने हैं, साथ ही आपको अगर अपने इमेज के अंदर कोई भी उसका साइज़ चेंज करना है, केबी से एमबी में, एमबी से जीबी और ऐसा कुछ साइज़ चेंज करना हो, आपको नहीं आता तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसको मैं पिन कर दूंगा, आप उससे आसानी से देख सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताया तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी इसकी। एप्लीकेशन फ़ीस जैसा कि यहाँ बोला गया है, फॉर कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड कास्ट क्लास कैटेगरीज एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली, उनको 1200 रुपीज़ पे करने हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे लिखा है कि 1200 रुपये पर एप्लीकेशन महाराष्ट्र कैंडिडेट को देने होंगे, बट वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है तब, नहीं तो उसको जो है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ओपन कैटेगरी में आता है यानी कि जनरल कैटेगरी में, तो उसको 1700 देने हैं, महाराष्ट्र वाला भी, और साथ में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट से कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इसी सेम फॉर्म को, तो उसको 1700 रुपीज़ देने हैं। हालांकि यहाँ बोला गया अगर कोई कैंडिडेट लेट फ़ी पे करता है, जैसे कि आपको बताया भी है यहाँ पे कि आप जिस जिस डेट तक 18 मार्च तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर उसके बाद आप, जैसे कि आपका फॉर्म सबमिट है लेकिन फ़ीस पे नहीं हुआ, तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीशन आपका तभी माना जाएगा जब आपका फीस जो है वो पे हो जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड देखिए अभी क्या है, अभी कुछ नहीं बताया इन्होंने कि एडमिट कार्ड कब आपका आएगा, उसकी कोई डेट इन्होंने नहीं बताई है, जब बताई जाएगी तो आपको उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं ईडब्ल्यूएस या फिर आपकी कोई भी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप डाल रहे हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो आप उसका जो है, आप उसका एप्लीकेशन नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन आपके पास अभी तक फॉर्म, वो जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो आप उसका जो है एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हैं। देखिए ये कुछ फ्लो डायग्राम है, इसके जरिए आपको समझाया हुआ है कि आपको इस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर फ़ी पेमेंट करनी है। नेक्स्ट आपको फाइनली आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है फॉर्म की फ़ीस पे हो जाने के बाद, क्योंकि प्रिंट आउट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके एडमिशन जो आपके होंगे कॉलेज के, उस टाइम पे मांगा जाएगा, तो आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, इस वजह से आप प्रिंट आउट जरूर ले लेना एंड में जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए। यहाँ पे देखिए आपके मार्क्स जो है वो आएंगे, वो परसेंटाइल बेस पर आएंगे, परसेंटेज नहीं रहेगा, मतलब आप समझिए इस बात को। परसेंटेज में ऐसा रहता है कि आपके जितने मार्क्स आए हैं टोटल में से, उससे कैलकुलेट होती है। हालांकि परसेंटाइल जो होती है वो आपकी नंबर ऑफ कैंडिडेट देखा जाता है, कितने अपीयर हुए उस एग्ज़ाम के लिए, उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल निकाला जाता है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि कम आइए ज़्यादा आइए तो उस हिसाब से आप कंपेयर करने लग जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंटाइल जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेम शिफ्ट और द सेम एग्जाम, इसको देखकर आपका निकाला जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो बाद में बताया जाएगा, अभी उसके लिए भी कुछ भी वेबसाइट पे आया नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट एक्चुअल में यहाँ पे वो भी तक बताई नहीं गई है। खास अब देखिए यहाँ पे कुछ दो तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बताया गया है कि किस किस कंडीशन में जो है एप्लीकेशन जो है वो आपकी फेल मानी जा सकती है, यानी कि आपका रिजेक्शन हो सकता है फॉर्म का। वो आपके यहाँ पे तीन कंडीशन है: फेलियर ऑफ द कैंडिडेट इन एंटरिंग फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड और सब suppression of any information would lead to disqualification of the candidate of MAH AAC CET 2023, or even at later date such a candidate will be debarred
फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि आपको यहाँ बोला गया है कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है उसका फॉर्म अगर उसने जो है करेक्ट डिटेल जो है यहाँ पे फिल नहीं करी है। अब वो करेक्ट डिटेल कैसे आपको पता लगाएंगे, जब आपका फाइनली जब एग्जाम हो रहा होगा तो एग्जाम देने आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका एक ID प्रूफ आपको लेके जाना होता है, उससे आपको वेरीफाई कर लिया जाता है। अगर कोई भी डिटेल वहाँ पे गलत होती है तो पहली बात तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट अगर आपने एग्जाम दे भी दिया तो रिजल्ट के बाद भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये अडॉप्टिंग एन अनफेयर मीन्स और एंगेजिंग इन malpractice in the examination shall render a candidate liable for punishment under। अगर देखिए ऐसा कुछ भी आपने करा है जो कि आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपने एग्ज़ाम तक दे दिया है, उसके बाद जब बाद में ये सब पता लगता है तो उसमें आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे अथॉरिटी यानी कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सेल है महाराष्ट्र की, वो आपके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन ले सकती है। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ अपने नोटिस के अंदर साफ क्लियर कर दिया है। इफ़ एनी पर्सन और ऑफिसर डीलिंग विद द कंडक्ट ऑफ सेम एग्जाम आर फाउंड एंगेज इन एक्ट दैट वुड रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर देखिए आपका अगर कहीं भी हाथ निकलता है इस चीज़ के अंदर कि अगर चल के कोई क्वेश्चन पेपर जो है इस एग्ज़ाम का सेम अगर लीक हो जाता है, सपोज मान लीजिए जैसा कि आप जानते भी हैं कि पेपर से पहले अगर कोई एग्ज़ाम लीक हो जाता है उसमें किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट का हाथ होता है जो कि अपीयर हो रहा है उसी एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर सेम अगेंस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। एनी इशू नॉट डिल्ट हेयर इन अबाव विल बी dealt with when arising full and finally by the competent authority any amendment मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे कि आपको बता दूं फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे कि यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर इसके खिलाफ एक्शन लेने के, तो वो भी आपके खिलाफ यहाँ पे लिया जा सकता है। ये सारी कंडीशंस है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन आपका एग्जाम देने का मेन पर्पज़ है तो आप उस पर फोकस रखें। हालांकि सिलेबस को लेकर अभी कोई डिटेल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेबस प्रीवियस ईयर का ही रहेगा, पिछले साल वाला आप सिलेबस देख सकते हैं। सेम इस एग्जाम का जो पिछले साल यानी कि 2022 का जो सिलेबस था आप उसको देख के भी इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको जो है 18 मार्च जो है इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, तो आप तब तक जो है इस फॉर्म के लिए इस एग्ज़ाम के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके आगे कोई डेट इन्होंने जो है नेक्स्ट नहीं बताई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।